देखो जितने दिन था उतने दिन मैंने बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से प्रयास किया कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में। ठीक है, वैसे इकोनॉमिक्स आज आप लोग पढ़ी आ रहा है, ऐसे समय आएगी जब खत्म होगा। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। आपका? गीता। शीतल। आप लेके आए? आप लेके आए दोनों? चलो राजकोषीय, देखो राजकोषीय नीति पहले होता क्या है, ठीक है। इसमें जो है सरकार जो बजट बनाता है, ठीक है, सरकार जो बजट बनाता है, राजस्व आय और राजस्व व्यय, ठीक है, राजस्व आय और राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति राजकोषीय नीति के तहत उन्हीं से सारी चीजों को पढ़ा जाता है, ठीक है। राजकोषीय नीति इसमें क्या है, इसमें इस नीति के तहत आपका बजट भी बनता है। और बजट क्यों बनाया जाता है, मैंने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। बजट इसलिए बनाया जाता है कि आपके देश में किस किस मद पर कितने कितने खर्च करने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे आप लोग, मैंने बताया था जब आपके पास पैसा आता है तो आप अपने पैसे को क्या करते हैं, मैनेज करते हो। पैसे को कहाँ कहाँ किस किस रूप में खर्च करना है, रेंट कितना देना है, सब्जी को कितने देने हैं, उसके बाद जो है पॉकेट मनी कितना रखना है, फिर कहाँ रखना है, कितना किताबों पे कितना खर्च करना है, इसका पहले से आप प्री प्लानिंग करते हैं। अगर आपके पास प्री प्लानिंग नहीं होगा तो उस पैसे को आप जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे खर्च नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब आपके पास पहले से प्री प्लानिंग रहता है कि ये पैसा इतना मत इस पर खर्च किया जाएगा, तो उस हिसाब से उस देश की गति प्रोग्रेस होता है, अर्थव्यवस्था में जो है प्रोग्रेस होता है, ठीक है। राजकोषीय नीति के तहत देखो, राजकोषीय नीति के तहत सार्वजनिक ऋण क्या क्या आता है, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण, ठीक। अब सार्वजनिक ऋण क्या होता है, जैसे सरकार जो ऋण देता है या लेता है उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। सरकार कभी कभी क्या होता है कि सरकार जब बजट बनाता है तो जितना व्यय करता है उसको उम्मीद होता है कि उतना मुझे मिलेगा, प्राप्त भी होगा, ठीक। लेकिन जब सरकार को कभी कभी जितना व्यय किया है उतना प्राप्त नहीं होता है तो अपने खर्चे को पूरा करने के लिए और देशों से क्या करता है, ऋण लेता है। अच्छा, सरकार ये भी कर सकता है, आप लोग कह सकते हो कि सरकार दूसरे देशों से क्यों लेता है, चाहता तो पैसा अपने यहाँ पैसा छाप सकता है, पैसा क्यों नहीं छापता? सर गरीबी आ जाएगी तो पैसा ज्यादा छापेगा, पैसा ज्यादा छापेगा तो गरीबी और प्लस मुद्रास्फीति दोनों बिगड़ जाएगी। तो इस वजह से सरकार जो है अपना पैसे किस रूप में छापे जाते हैं, कल मैंने बताया करेंसी सर। क्या सर? पैसे सर उसमें कम से कम 200 करोड़ किस अनुपात में सर? उसके बाद इतना सर 50-15 अरे सर तो इसका काउंसिल कहाँ बता रहा है? अरे सर वो बता रहे हैं सर, आप वो करते हैं ना, आपके कितना सोना है चांदी, उसके हिसाब से आप पैसा छाप सकते हैं। भारत में जो करेंसी छापी जाती है वह किस अनुपात में छापी जाती है? नोट्स पलट के देखो क्या लिखा है करेंसी। चाहता तो मैं भी बता देता, देखो थोड़ा। आज लड़के गायब हो गए, 2 5 8 9 2 11 और कहाँ गए लड़के? नहीं आए सर, ट्रेन बंद हो गई, बच्चे काफी नहीं आ रहे, नहीं आए। समानुपात पे छापे जाते हैं, एक निश्चित अनुपात पे पैसे छापे जाते हैं। पैसे छापने के पीछे जैसा कि अभी इन्होंने बताया 200 करोड़ कि पैसे जो है उसके लिए आपको 200 करोड़ रुपए होने चाहिए, उसमें 85 करोड़ का क्या होना चाहिए, नगद करेंसी होनी चाहिए, और 115 करोड़ रुपए का जो है गोल्ड होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए, प्रतिभूति पत्र होना चाहिए। इन बेसिस पे आप पैसे छापते हैं। अच्छा, तो सर हमेशा रहता ही होगा सरकार के पास, हाँ, इससे ज्यादा रहता होगा। लेकिन सरकार इसलिए सार्वजनिक ऋण क्यों लेता है कि समाज में मतलब देश में अर्थव्यवस्था जो है डमाडोल ना हो, ठीक। अर्थव्यवस्था के लिए जैसे अभी एक एग्जाम्पल और बताएं, सरकार ने अभी 96 करोड़ रुपए एक देश से उधार लिया है, ऋण लिया है, किसके लिए? बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। किसके लिए? बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। और वो किससे लिया है? जापान से। 96 करोड़ रुपए। चाहता तो भारत उससे ही पैसे छाप सकता था, लेकिन उससे क्या होता? मुद्रास्फीति कहाँ पे हुआ था? मुद्रास्फीति सबसे चरम पे कहाँ आया था? जिम्बाब्वे, श्रीलंका, वेनेजुएला, पाकिस्तान, ये सब सारे देशों में मुद्रास्फीति इतना पहुंच गया था
कि वहाँ झोला भर भर के ले जाओ, तब क्या मिलते थे? दूध, ब्रेड मिलता है। झोला तो समझता है, झोला झोला, ठीक। तो राजकोषीय नीति में थोड़ा सा लिखिए, फिर मैं बताता चलूंगा। लिखिएगा राजकोषीय नीति, फाइनेंशियल पॉलिसी। कैसा? राजकोषीय नीति, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, कॉमा करते जाइए, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, करारोपण, करारोपण मतलब किसी के ऊपर कर लगाना, अभी ये आएगा टॉपिक। करारोपण, जी सर। बजट घाटे, बजट घाटे, सब्सिडी और सब्सिडी, सब्सिडी सब्सिडी और या घाटे का वित्त व्यवस्था, या घाटे का वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियां, घाटे का वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियां राजकोषीय नीति कहलाती हैं। क्या हुआ आपको नहीं मिलेगा? सर नीतिया सर, आप लोग ऐसे बैठे हो? सर नीतिया सर, कोई नहीं, बैठे ही सर आज अच्छा नहीं लग रहा है। हैं? अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? सर लास्ट क्लास है कभी। इमोशनल हो रहा है, मैं भी इमोशनल हो रहा हूँ। सर नीतिया सर, हैं? नीतिया क्या आपने बंद हो रहा कहा? है। संबंधित नीतियाँ। साइंस की क्लास देखो, कितने बच्चे हैं साइंस की क्लास में, मैंने कल बताया था आपको। इसके लिए कंडीशन, ठीक है, सरकार अगर कुछ दे रहा है तो उसको कुछ आउटपुट भी तो मिलना चाहिए। आउटपुट मतलब आपने उनसे पैसा तो लेता है, लेकिन उसके लिए सरकार के लिए आउटपुट क्या मिलना चाहिए? रिजल्ट। जी सर। अगर रिजल्ट लगातार जो है जितने भी राज्य के ना, जितने भी देश के, सॉरी, जितने भी जिले के पोस्ट कोऑर्डिनेटर हैं, सारे लोगों के लिए प्रश्न रहता है कि आप अपने यहाँ रिजल्ट करें और जवाब देना, ठीक है। ये सब सारी बातें हम लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं लगता, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्लास कंप्लीट करना है, ठीक है। तो राजकोषीय नीति कर, अरे मजाक कर रहे थे, टेंशन ना, क्लास करेंगे, क्लास करेंगे, टेंशन ना, अभी पढ़ राजकोषीय नीति कहलाती है। उसी से आगे लिखिएगा करारोपण, करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण, करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक हैं। राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के तहत सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय। अब सार्वजनिक आय क्या होता है? अभी आएंगे। सार्वजनिक आय का मतलब है कि जो सरकार को सार्वजनिक उपकरणों से जो प्राप्त होता है उसी को सार्वजनिक आय। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानिए सरकार जो है कोई हॉस्पिटल खोलती है, जैसे हॉस्पिटल में सरकार को पैसा नहीं होता है, इसका और एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पुल बनाया सरकार, ठीक है, सड़क बनाया, उससे जो उसको पैसे मिलते हैं वो सार्वजनिक आय होता है, ठीक है। और कोई कंपनी लग गया, ठीक, कोई कंपनी बनाया सरकार बनाता नहीं, कोई प्राइवेट सेक्टर बनाता है, उस प्राइवेट सेक्टर से जो पैसा सरकार को मिलता है वो सार्वजनिक। सार्वजनिक व्यय में क्या है? सार्वजनिक व्यय में सरकार स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मूलभूत ढांचा या कह सकते हैं स्वास्थ्य सुविधा, और उसके बाद शिक्षा मूलभूत ढांचे में जैसे आपका छत हो गया, ठीक है, सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, इन सब के ऊपर जो खर्च करता है उसे सार्वजनिक व्यय कहते हैं।
बात समझ आए? जी सर। और इसमें एक होता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में देखो एक होता है राजस्व व्यय, अभी आएगा इसके आगे। राजस्व व्यय एक होता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय जो है फिजिकल रूप से व्यय नहीं किया जाता, फिजिकल वक्त पे व्यय नहीं किया जाता। वो जैसे मान लो किसी को वृद्धा पेंशन देना हुआ, ठीक है, किसी को वेतन देना हुआ, ठीक है, किसी को वेतन देना हुआ, कोई शेयर मार्केट में मान लो किसी को ऋण देना हुआ, ये सार्वजनिक क्या होते हैं? सार्वजनिक राजस्व व्यय होते हैं। लेकिन वही पूंजीगत व्यय क्या होता है? जब आप किसी कंपनी, किसी मशीन को खरीदने में, किसी पुल को बनाने में जब जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सार्वजनिक व्यय होता है। अभी वो आएगा, ठीक है, आगे आएगा। फिर आगे देखिए बजट। बजट सारा बजट ठीक। बजट किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश किया जाता है, ठीक। और मैंने बताया बजट एक वित्तीय वर्ष के, एक वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाता है। एक वित्तीय वर्ष के लिए, एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? सर मार्च अप्रैल। 1 जून से मार्च तो सारा 31 मार्च है। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च 31 मार्च तक, ठीक। ये वित्तीय वर्ष होता है। इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है विभिन्न मदों पर खर्च करने के लिए, विभिन्न मदों पर खर्च करने के लिए, जैसे विभिन्न मदों पर खर्च करने के लिए, जैसे रेल, ठीक, रक्षा, ठीक, रेल रक्षा, और क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क या इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। इन सब के स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पे खर्च करने के लिए बजट बनाया जाता है, ठीक है। और एक होता है बिल, फाइनेंस बिल, ठीक, बिल। इन सबको मैनेज करने के लिए जो है बजट बनाया जाता है, बजट। और एक बात ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम रेल बजट को बजट से अलग कब किया गया? सर्वप्रथम रेल बजट को बजट से कब अलग किया गया? कौन बता सकता है? देखो सर्वप्रथम रेल बजट को 1924 में किसे? आम बजट, इसको आम बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम बजट। आम बजट मतलब लोगों का बजट। आम बजट से इसको 1924 में अलग किया गया, किसको? रेल बजट। लेकिन फिर इसको आगे 2017 और 18 के बजट में इसको फिर से आम बजट के साथ जोड़ दिया, ठीक, जोड़ दिया, आम बजट के साथ फिर से जोड़ दिया, ठीक है। भारत में बजट सर्वप्रथम बजट कौन पेश किया? सर्वप्रथम बजट कौन पेश किया था? तो सर्वप्रथम लिख लीजिएगा 18 फरवरी 1860 सर्वप्रथम बजट जेम्स विल्सन ठीक बजट पेश किया। किसका? भारत का बजट, ठीक। और भारत का बजट सर्वप्रथम कब पेश किया था? 18 फरवरी। ये लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको। और स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है आपका पेश किया गया था 26 नवंबर 1947। 26 नवंबर 1947। कौन पेश किया था?
कौन पेश किया? मोरारजी देसाई। हैं? मोरारजी देसाई। नहीं, आर के सुब्रमण्यम शेट्टी। आर के लिखेगा, आर के शट, आर के सर अभी आ रहे हैं। सुब्रमण्यम शेट्टी इन्होंने भारत के प्रथम बजट पेश किया था। और एक बात ध्यान दीजिए, भारत का बजट हमेशा कौन देता है? वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री पेश करता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वर्तमान में बजट पेश करने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसके पास होगा? इन्हीं के पास हो गया। है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। कौन? उसके पहले किसके पास था? इससे पहले मोरारजी देसाई। हाँ, निर्मला सीतारमण सर्वाधिक बार बजट पेश कर चुके, सर्वाधिक। और कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया? कौन से दो प्रधानमंत्री? एक तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नहीं सर ये वित्त मंत्री रह चुके। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने बजट भी पेश किया। एक इंदिरा गांधी, एक राजीव गांधी। कौन? एक इंदिरा गांधी, एक राजीव गांधी। ये दोनों ने भारत के प्रधानमंत्री होते हुए भी बजट पेश किया। क्या किया था? बजट पेश किया था, ठीक। तो बजट में मोटा मोटा बात क्या क्या है? बजट स्वर किस आर्टिकल के तहत पेश किया जाता है? 112, ठीक। बजट बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर खर्च करने के लिए पहले से बजट तैयार किया जाता है, ठीक है। रेलवे बजट को सर्वप्रथम सबसे पहले कब अलग किया गया था? तो कब किया गया था? और इस कमेटी का नाम था एक्वर्ड कमेटी। लिख लीजिए, एक्वर्ड। एक्वर्ड समिति। एक्वर्ड समिति के सुझाव पे भारत में आम बजट को, मतलब आम बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया। आम बजट को रेलवे बजट से अलग किया गया और फिर से कब जोड़ा गया था? तो 2017-18 पीसीएस में क्वेश्चन बना हुआ है। पीसीएस में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि पुनः रेलवे बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया? कब शामिल किया? 17-18, ठीक है, 17-18, ठीक। सर इसमें मतलब कोई समिति नहीं थी? किसमें? 17 और 18। नहीं, इसमें समिति की बात नहीं कर सकते, ठीक। भारत में सर्वप्रथम बजट कब पेश किया गया था? 18 फरवरी 1860 में। और स्वतंत्र भारत का बजट सबसे पहले कौन पेश किया था? तो क्षणमणियम शेट्टी, आर के शेट्टी। बस आर के शेट्टी जानना, आर के शेट्टी, ठीक। चलिए लिखिएगा बजट के बाद। और एक बात और, जो राज्य का बजट होता है, राज्य का बजट वह पेश किया जाता है 202 के अनुच्छेद 202 नहीं हो रहा है। क्या हो क्यों जा रहा है? जाओ, ठीक है। सिग्नेचर करता तो जाओ, एडमिशन है, ठीक। एडमिशन नहीं है? एडमिशन नहीं है? तो राज्य का बजट किसके अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? 202 के तहत, 200 अनुच्छेद 202 के तहत। ये सब सारा फैक्ट लिखिए हो नहीं, सिर्फ बजट का डेफिनेशन लिखो। बजट का डेफिनेशन कोई कहाँ गया है?
चलो लिखो बजट। बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष, संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों, कहाँ चले गए सर? कॉपी हो गई सर। संसद के वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए, भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्रकाशित प्रणाली और व्ययों प्रकलित, उस वर्ष प्रकलित या प्रचलित, दोनों बात, प्रचलित प्राप्तियों और व्ययों का, प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखा जाता है। आय और व्यय इस भाग में वार्षिक, इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इस भाग को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अब फिर लिखिएगा विवरण को ही आम बजट कहा जाता है। विवरण को ही आम बजट कहा जाता है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है। भारत में सर्वप्रथम, अगले लाइन से, भारत में सर्वप्रथम 18 फरवरी 1860 को 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों लिखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बजट, शासनकाल में भारत का शासनकाल में बजट पेश किया गया, बजट पेश किया गया। वहीं लिखेगा, वहीं स्वतंत्रता प्राप्ति या स्वतंत्र भारत का, लिखेगा, वहीं स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? 26 नवंबर 1947। संविधान दिवस था सर इसमें। हाँ, 26 नवंबर 1947 को भारत के वित्त मंत्री क्या नाम था? हाँ, क्या नाम था? आर.के. चट्टी ने प्रस्तुत किया, आर.के. चट्टी ने प्रस्तुत किया था, आर.के. चट्टी ने प्रस्तुत किया था। जबकि भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने का, रिकॉर्ड वर्तमान में वित्त मंत्री
वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ठीक, तो ये आपका बजट, ठीक है। अब आते हैं बजट के प्रकार। ठीक, तो बजट के प्रकार देखिए कौन कौन से। बजट के प्रकार, कपड़ा भिगो के लाते हो क्या? नहीं, सूखे साफ नहीं होगा ना, टेंशन में पड़ गया है? सर आपने 100 भी दे दिया सर। फिर क्या होगा? कोचिंग में मजा आता है कि घर में मजा आता है? कोचिंग तो घर में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। हाँ। प्रोफेसर मिले तो अकेले मिलता ही नहीं कोई। कुछ ना कुछ लोग कहते रहते होंगे, हाँ सर, खासकर लड़कियों के साथ और समस्या है। सर मम्मी का नीचे कर नहीं सर, प्रॉब्लम सर क्या है सर, घर पे सर पढ़ाई सर नहीं हो पाती सर। हाँ? घर पे पता पढ़ाई नहीं हो पाती सर। कंप्यूटर नहीं आता है, कुछ- नहीं नहीं कल कल बोला मार दिए। सर कल सर सर कल ट्रेन 3 बजे आई एक वाली सर से हमने प्रदीप सर कहा, हमने कहा सर टाइम कोचिंग का बदल देंगे, 1:30 बजे कर देंगे। तो 3 बजे आया थे? नहीं सर आए तो आए नहीं सर, क्या फायदा आया था आदमी का। कितनी दूर से आते? 30 किलोमीटर। सर 23 किलोमीटर है साइकिल से चले? आज सर मोटरसाइकिल से आए। हैं? आज 23 किलोमीटर आए मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल घर से? और क्या अपने मोटरसाइकिल? और क्या बढ़िया, नहीं ऐसे चले आए, लेकिन पेट्रोल लगेगा। तो ये तो चला लेते हाँ? सकते हैं। लड़कियों का समस्या होता है बजट के प्रकार। बजट के प्रकार वैसे सच बताएं, मैं सही में लड़कों का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन लड़कियों का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ। लड़कियों का सच बताएं, इस देश में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और कितने कॉम्प्लिकेशन झेलने के बाद वो लोग उसमें पढ़ती हैं, और समाज में लोग उनको पढ़ने देना भी चाहते हैं। कोई एक गलत एग्जाम्पल सेट कर दे, उसी को मिसाल दिया जाता है सारी जिंदगी अगर कोई गलत एग्जाम्पल सेट कर दे तो कहें अरे वो लड़की ऐसा कर। ऐसा है। सर गाँव में जाना होता है। देखो, पहला है एक समान मत पर बजट। पहला है एक समान मत पर बजट। यार भाई डेट। दूसरा है एक समान मत पर बजट। जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग अभी समझाएं। जेंडर बजटिंग लिख लीजिए पहले। जेंडर बजटिंग, जेंडर बजटिंग। दूसरा क्या है? सर तीसरा निष्पादन बजट। निष्पादन बजट, निष्पादन बजट। वो लड़का नहीं है सर सारे सर शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट। ठीक, शून्य आधारित बजट, ठीक है। जी सर। आउटकम बजट। आउटकम बजट। आउटकम बजट, ठीक। जी सर। शून्य आधारित बजट, आउटकम बजट, निष्पादन बजट, एक समान मत पर बजट और जेंडर बजट, ठीक है। ये बजट के प्रकार होते हैं। बजट इतने टाइप के पेश किए जाते हैं, ठीक है। 6 प्रकार के होते बजट। बजट इतने टाइप के पेश किए जाते हैं, ठीक है। कोई छूट नहीं है। गलत। अब एक एक को समझते हैं, ठीक। पहले को समझते हैं जेंडर बजट। जेंडर बजट, जेंडर बजट से नाम से ही पता है कि जेंडर के ऊपर खर्च किया जाता है। जी सर। इसमें जो है फोकस होता है स्त्री एवं बच्चों पर। इसको फोकस किया जाता है, स्त्री और बच्चों को टारगेट करके ये बजट बनाया जाता है। जेंडर
बस्टिंग बजट। और ये सबसे पहले जो है कहाँ पेश किया गया था? सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में पेश किया गया था। कहाँ किया गया था? सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में पेश किया गया था। ठीक है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में पेश किया गया था सन 2005 और 6 में ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सर्वप्रथम इसको पेश किया गया। ये होता है शून्य आधारित। फिर से समझ लीजिए जेंडर बजट क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोर हो रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरे एनर्जी में कमी है? नहीं लगेगा तो बता कि हाँ सब ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में और जबरदस्त पढ़ाई होना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है उम्र के लास्ट पड़ाव में उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वो लास्ट समय कैसा उसका स्थिति था। ठीक है, तो पहला है जेंडर बस्टिंग। जेंडर बस्टिंग से क्या मतलब है? फोकस किया जाता है किसमें? स्त्री और बच्चों को फोकस करके बजट को तैयार किया जाता है। जैसे देखो, महिलाओं के लिए विशेष प्रकार का इसमें बजट बनाया जाता है जिससे महिलाओं की स्थिति ऊपर हो, अपग्रेड हो। जैसे कि उनको पैसे पढ़ाई के लिए उसमें फोकस किया जा सकता है, स्वास्थ्य के लिए फोकस किया जा सकता है, उनकी स्किल पे फोकस किया जा सकता है। ठीक है, बच्चों के न्यूट्रिशन पे फोकस किया जा सकता है, बच्चों के स्वास्थ्य पे फोकस किया जा सकता है। इन सबको टारगेट करके बजट पेश किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, 10% आरक्षण होता है वो इसी के तहत होता है। नहीं, वो 10% आरक्षण EWS वाला ना, वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए होता है। और ये क्या है? ये जेंडर बजट है। जेंडर बजट आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के लिए बजट वो जो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उस मतलब 10% का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। 10% का वो दूसरा टॉपिक है पॉलिटिकल। और दूसरा है शून्य आधारित। ऐसा बजट पेश करना जिसमें आय मतलब कहने का मतलब है जिसमें जितना व्यय किया जाए उतना ही प्राप्ति। ठीक, जैसे आप समझिए, अगर हम ये सबसे पहले देखो कब पेश किया गया शून्य आधारित बजट। सबसे पहले इसकी विचार आया था 1970। कब आया था ये देख लेना, 1970 सर्वप्रथम यह कॉन्सेप्ट आया था। यह सर्वप्रथम कब आया था? 2005-6 में ऑस्ट्रेलिया में। 2000 ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में सर्वप्रथम इसने कॉन्सेप्ट किया था 1982 में। कब किया था? 1982। वैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछेगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बस इतना ही पूछ सकता है कि जेंडर बजटिंग का मॉडल कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले कब पेश किया गया। लेकिन हाँ, भारत में पूछ सकता है कि जेंडर आधारित बजट कौन से वित्तीय वर्ष में पेश किया गया। तो ये आया भी है, ये क्वेश्चन आया भी है। और यह जो है 2005-6 था। और बताओ 2005-6 का सरकार किसका था? ये मनमोहन सिंह का सरकार। ठीक है, कौन था? यूपीए सरकार। और यूपीए सरकार ने मनमोहन सिंह का सुझाव था कि सबसे पहले जेंडर आधारित बजट को पेश किया जाए। उसके आगे अभी देखो उत्तर प्रदेश में एक ग्रीन बजट पेश किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा बजट पेश करने वाला पूरे भारत में एक राज्य है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का, ग्रीन बजट। तो ग्रीन बजट के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि वो ग्रीन बजट उत्तर प्रदेश से संबंधित है। लेकिन ये क्या है? जेंडर आधारित बजट। ठीक, शून्य आधारित बजट जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें थोड़ा लिखिएगा। शून्य आधारित बजट की विचारधारा 1970 के दशक में आरंभ हुई। शून्य या जीरो आधारित बजटिंग इसकी विचारधारा 1970 के दशक में आरंभ हुई। वित्त मंत्रालय ने सरकार के सभी विभागों को संबंधित अपने वित्त मंत्रालय में सरकार को वित्त मंत्रालय ने सरकार को संबोधित अपने 10 जुलाई 1986 के पत्र पर 10 जुलाई 1986 10 जुलाई
1986 कि अपने पत्र के माध्यम से शून्य आधारित बजट पद्धति औपचारिक रूप से लागू किया। शून्य आधारित बजट औपचारिक रूप से लागू किया। भारत में शून्य आधारित बजट 1987 और 88 के आम बजट के साथ शुरू किया गया। मतलब शून्य आधारित बजट को जो है आम बजट के साथ ही पेश किया गया। देखो, इसके अंतर्गत प्रत्येक बजट पद्धति चक्र शून्य से अंतर्गत इसके अंतर्गत प्रत्येक बजट पद्धति चक्र शून्य से शुरू होता है। देखो, अब समझो, जब इस टाइप का बजट पेश किया जाता है तो सारे खर्चे को, आय और व्यय को शून्य मान के शुरू किया जाता है कि मतलब हमारा जितना वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही हमको मिल जाएगा। और जब जितना खर्च किया, मान लो आपने 100 रुपया किसी को दिया, 100 रुपया मिल गया, तो आपका नुकसान कुछ हुआ नहीं, तो क्या हो गया? शून्य हो गया, नुकसान शून्य हो गया। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया जाता है। अच्छा, इससे ये फायदा ये होता है कि जैसे आपके पिछले के जो घाटे हैं आप उसको भूल जाते हैं। ठीक, पिछला जो घाटा रहा उसको ध्यान में न रखते हुए आगे आप सारे घाटे को शून्य मान के अगला बजट पेश करते हैं और देखते हैं कि इस बार मेरा बजट घाटा शून्य होता है कि नहीं। देखो, बजट घाटा शून्य होता है कि नहीं। आगे देखो, जेंडर बस्टिंग, तो इसमें पूरा लिख लियो ना, यही जेंडर बस्टिंग में ही सारे पॉइंट है। जेंडर बस्टिंग सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में पेश किया गया था 1982 कॉन्सेप्ट आया। ठीक, और उत्तर प्रदेश में, भारत में, उत्तर प्रदेश पढ़ाते उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम जेंडर बस्टिंग यूपीए सरकार ने सन 2005 में पेश किया था। किसको ध्यान में रखते हुए? स्त्री और बच्चों, किसको? स्त्री और बच्चों को ध्यान में रखते हुए जेंडर बजट पेश किया गया। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है, किसी विशेष वर्ग को ध्यान में रखते हुए अगर कोई चीज बनाया जाए तो स्वाभाविक सी बात है उस विशेष वर्ग को अपग्रेड करने के लिए ही बनाया गया। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे आपने किसी को फोकस करने के लिए खूब तैयार किया। ठीक, कि हाँ, इस व्यक्ति के सामने मुझे खूब अच्छे से इंप्रेशन जमाना है। ठीक है, आपका टारगेट क्या है? सामने वाले व्यक्ति को इंप्रेस करना। उस तरीके से आपने तैयार किया, पता चला सामने वाले के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो बेकार हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, ये बजट इसलिए बनाया गया कि बच्चों और स्त्रियों के मतलब रहन सहन और उनके शिक्षा का स्तर बढ़े। ठीक, सिंपल सी बात, समझ में आया कि नहीं? जेंडर बजट। जी सर। ठीक है, अब आगे लिखिए, भारत सरकार की निधियां, कौन कौन सी निधियां हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। भारत सरकार की निधियां, इसमें 3 निधि है। संचार निधि, देखो, एक है संचित निधि, दूसरा है लोक लेखा निधि, तीसरा है आकस्मिक निधि। भारत सरकार की निधियां, सरकार संचित निधियां, ठीक। पहला कौन सा है? संचित निधि, संचित निधि। दूसरा कौन सा है? नहीं, दूसरा ये नहीं, आकस्मिक निधि नहीं। दूसरा है संचित निधि है, नहीं, दूसरा आकस्मिक निधि नहीं। दूसरा है लोक लेखा, लोक लेखा, लोक लेखा
फिर तीसरा है आपका, तीसरा ही है आकस्मिक निधि। ठीक, लिख लो, आर्टिकल देख लो इसका। संचित निधि जो है 266 अनुच्छेद 266 कै या एक सप्ताह एक। ठीक, आकस्मिक निधि जो है अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि अनुच्छेद आर्टिकल 267 के तहत पेश किया जाता है। ठीक है, आकस्मिक निधि। और एक बात ध्यान रखिए, आकस्मिक निधि का अभी टोटल फंड है, टोटल फंड पहले 500 करोड़ हुआ करता था। कितना? पहले 500, अब 3000 करोड़। कितना? 3000 करोड़। ये पूछा हुआ है कि नहीं, पहले कितना था? 500 करोड़ था, अब इसका 2000 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, देखो अब समझो, पहले लिख लो इसमें 2 पॉइंट, तब मैं समझाता हूँ। लोग लेखा था 266 अनुच्छेद 266(2) ये पीसीएस में एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। संचित निधि किस आर्टिकल? संचित निधि किस आर्टिकल? ठीक है, जरा प्लीज लो, तब हम समझाते हैं। देखिए, संसद द्वारा पारित संचित निधि, एक मिनट पूरा काटो अनुच्छेद 266(1) अनुच्छेद 266(1) में भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है। भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियां, केंद्र सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियों, केंद्र सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियों केंद्र सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियों ट्रेजरी बिल जारी करके प्राप्त किए जाने ट्रेजरी बिल जारी करके प्राप्त किए जाने वाले ऋण और ऋण अदायगी प्राप्त किए जाने वाले ऋण और ऋण अदायगी प्राप्त किए जाने वाले ऋण और ऋण अदायगी के माध्यम से सरकार को प्राप्त धन इसमें जमा कराया जाता है। सरकार से प्राप्त धन इसमें जमा कराया जाता है। पूर्णा संसद द्वारा पारित विनियोग संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम या पूरक अनुदान संबंधी अधिनियम, संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम के बाद ही इस निधि से धन निकासी की जा सकती है। अब समझिए इसमें कहने का मतलब है, जैसे देखो संचित निधि से धन निकालने के लिए पहली बात तो आपको संसद का परमिशन लेना पड़ता है। किसका? संसद का परमिशन लेना पड़ता है। जब संसद परमिशन देता है तो संचित निधि से धन निकाले जाते हैं। ठीक है,
और एक बात और बताइए, संचित निधि से किसको किसको वेतन तो मिलेगा? वेतन राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष थे, और सर CGI, ये सब सारे जो लोग होते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बजट होता है, बजट का जो पैसा होता है, ठीक, बजट का पैसा जब लैप्स हो जाता है, जितना पैसा आया अगर आपने उसको खर्च नहीं कर पाया, ठीक, तो वो पैसा भी संचित निधि में चला जाता है। इसमें चला जाता है संचित निधि, ठीक है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो है आपको पैसा निकालने के पहले आपको संसद से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। लोक लेखा समिति, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसका कार्य होता है सरकार के जो खर्च होते हैं उन पर निगाह रखना, और इसको डाकवाच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को डाकवाच लेकिन लोक लेखा समिति क्या करती है कि पैसे का देखती है कि कहाँ कहाँ किस मद पे कितना कितना खर्च किया गया है। लोक लेखा वही होता है, जैसे होता है कहते हैं भाई इनका लोक लेखा क्या है, जैसे चित्रगुप्त लोग जो है मनुष्य का लोक लेखा लिखते हैं, पता है नहीं? जी सर। हाँ, या आपके कर्म कैसे थे, आप क्लास में ईमानदारी से पढ़ रहे थे कि बेईमानी से कि चीटिंग कर रहे थे, और हमारे ऊपर भी लागू होता है कि आप क्लास में कैसा पढ़ा रहे थे, ईमानदारी से कि चीटिंग कर रहे, तो हमारे भी कर्तव्य को उसमें देखा जाएगा, लेखा जोखा होता है। तो इसमें क्या होता है, लेखा जोखा होता है, समझ में आएगा? लेकिन यह क्या होता है, आकस्मिक निधि, इसमें से पैसा निकालना थोड़ा आसान होता है, और यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से क्या होता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से यहाँ पैसा निकाला जाता है। और यह किस लिए निकाला जाता है? आकस्मिक लिए, जब कोई देश में आपदा हाँ, देश में जब कोई आपदा आ जाए या कोई ऐसी घटना घट जाए जिसके लिए सरकार ने पहले से बजट का प्रावधान नहीं किया, ठीक है, तो वहां पे खर्च करने के लिए आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ ट्विस्ट ये है, आकस्मिक निधि से पैसा तो आप निकाल दिए, बाद में वहां संचित निधि से पैसा निकाल के आकस्मिक निधि में फिर डालना पड़ता है, समझे? ये होता है कि जैसे आपने पैसा यहाँ से निकाला, राष्ट्रपति ने अनुमति ले लिया, ठीक, अब इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के ही अनुमति से यहाँ पैसा निकाला जा रहा है, पैसा आपने निकाल के खर्च कर दिया। अब इस बजट को आपको कंप्लीट करना है, फिर आप यहाँ से पैसा निकाल के यहाँ पे डाल दें। समझ में आई कि नहीं बात? कोई डाउट? चलिए आगे देखिए, आगे है सर एक लाइन बोल दीजिए, चूक गई थी बस। कौन सा? पारित विनियोग अधिनियम, संसद द्वारा पारित, संसद द्वारा बोल दो भाई, संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम के बाद ही इस निधि से धन की निकासी की जा सकती है, ठीक है, ठीक। तो आपको आकस्मिक समझ में आया है? अब इसमें हम दोनों नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सार्वजनिक आय, लिखिएगा पहले, सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय में दो होता है, एक सार्वजनिक आय में लिखिए, पहला इसमें पॉइंट है राजस्व प्राप्तियां। थोड़ा लिखते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि लिख नहीं पाओगे तो चीजें छूट जाएगा। राजस्व प्राप्तियां, तो राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं, देखो आप बजट देखते होंगे ना, तो उसमें लिख के आता है राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, प्राथमिक घाटा, द्वितीयक घाटा, राजकोषीय घाटा, है ये सब पढ़े होंगे, आज वही सब के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति, अब आपको जब वहां देखेंगे बजट में कि राजस्व प्राप्ति सरकार की इतनी हुई, तो समझ में आ जाएगा कि राजस्व प्राप्ति क्या होता है, ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति ऐसी प्राप्तियां हैं जिसे सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देनदारी, जिसे सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं हुई, देनदारी सृजित नहीं हुई, और न ही परिसंपत्तियों में
गिरावट होती है, न ही परिसंपत्तियों में गिरावट होती है, अर्थात न ही परिसंपत्तियों में गिरावट होती है, अर्थात राजस्व प्राप्तियां नियमित और आवर्ती प्रवृत्ति होती है। राजस्व प्राप्तियां नियमित और आवर्ती प्रवृत्ति होती है, जिन्हें सरकार सामान्य गतिविधियों के दौरान प्राप्त करती है। इसके तहत दो प्रकार की प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। एक होता है कर राजस्व प्राप्ति, तो दूसरा होता है गैर कर राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति, गैर कर। अब इसमें लिख लीजिएगा गैर कर राजस्व प्राप्ति क्या होती है। गैर कर राजस्व प्राप्ति में लिखिएगा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर इसमें शामिल किया जाता है। कर राजस्व प्राप्ति में दो होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब पहले तो राजस्व प्राप्ति समझते हैं। राजस्व प्राप्ति प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, गैर प्राप्ति। ठीक, राजस्व प्राप्ति में सरकार को कोई ब्याज नहीं देता। राजस्व प्राप्ति क्या होता है, जब सरकार बजट खर्च करता है तो उस बजट से, उस पैसे से जो इनकम होता है, जैसे सरकार ने सार्वजनिक चीजों पे खर्च किया, ठीक है, सार्वजनिक उपकरणों पे खर्च किया। सरकार एक बढ़िया सा हॉस्पिटल बना दिया, सरकार ने बढ़िया सड़क बना दिया, सरकार ने कोई बढ़िया कंपनी लगा दी, ठीक है, अपने तरफ सरकार ने कोई, मान लो सरकार ने कोई स्टेडियम बनवा दिया, ठीक है, सरकार ने, या फिर सरकार ने कोई वो बनवा दिया, क्या बोलते हैं उसको, पार्क बनवा दिया, म्यूजियम पार्क। इन सबसे जो धन प्राप्ति होती है कर के माध्यम से, उसी को कहते हैं राजस्व प्राप्ति। ये बहुत क्लिष्ट है, आसान शब्दों समझाएं, ठीक है। उसी से जो धन प्राप्त होती है उसे राजस्व प्राप्ति कहते हैं। और इसमें एक बात और होता है, उसको इसके बदले में कोई ब्याज नहीं देता। यह प्रत्येक उपकरणों की यह दायित्व है कि जो भी लाभ हो वह सरकार को अपना अंशदान दे, ठीक है, सरकार को अपना अंशदान दे। अब इसमें दो था, एक था प्रत्यक्ष कर, एक था अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर में निगम कर आता है, क्या आता है, आय कर, निगम कर, जो व्यक्ति स्वयं देता है, व्यक्ति स्वयं देता है। आय का मतलब जैसे आपका इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आपको आय को देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। और वो टैक्स कहाँ से कटता है, आपके सैलरी से या आपके जो इनकम के सोर्स है वहां से आपको इसको देना पड़ता है। क्यों सर? जब सर कोई सर बिजनेस सर करते हैं तो सर 40 लाख से ऊपर टैक्स देते हैं हम। बिजनेस के लिए अलग रूल है, ठीक है, बिजनेस के लिए अलग रूल है, वेतनभोगी के लिए अलग रूल है, और जो कुछ नहीं करता उसके लिए अलग रूल है, ठीक। हर चीज के लिए अलग अलग पैमाना बने। अब बिजनेस पता चला बिजनेस भोगी है, बेचारा बिजनेस कर रहा है, 8 लाख का उसका इनकम हो गया, उस पर टैक्स मार दें तब तो टैक्स देते रह जाए। तो हर चीज का कंडीशन है, आप कितने से कितने बिजनेस कर रहे हैं तो आप इतना टर्नओवर है तो आपको टैक्स माफ, इससे ज्यादा हुआ तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आया नहीं? तो कहने का मतलब है पहला क्या है, प्रत्यक्ष कर। क्या है, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, यह व्यक्ति, इसमें आय कर और निगम कर यह दोनों शामिल होते हैं। निगम कर जानते हो क्या होता है, जो निगमों द्वारा लगाया जाता है, आय कर और निगम कर, इनसे जो प्राप्ति होता है उसे राजस्व प्राप्ति का। बात समझ में आएगी? एक होता है अप्रत्यक्ष कर, पहले होता है प्रत्यक्ष कर, समझ में आएगी? इडाम क्या होता है, जो व्यक्ति स्वयं आय कर मतलब जैसे उसका इनकम बढ़ जाए उस पर जो टैक्स लगता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर क्या होगा, डायरेक्ट ना। प्रत्यक्ष कर में लिख लो कौन से, प्रत्यक्ष कर में लिख लो आय कर, संपत्ति कर, निगम कर, आय कर, संपत्ति कर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, ये पूछा हुआ है।
आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, पूंजीगत लाभ, ब्याज कर, अनुशंसित लाभ, प्रतिभूति लेन देन, सर ब्याज कर, प्रतिभूति लेन देन, ब्याज कर, अनुशंसित लाभ, प्रतिभूति लेन देन, आय। वहीं अप्रत्यक्ष कर लिख लो क्या होता है, सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर, सेवा कर, उत्पादन शुल्क, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, मूल्यवर्धन कर, बिक्री कर, बिक्री कर सर, बिक्री कर, आदि। और देखो ये सब क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर। जैसे कि क्या है, सेवा कर। अब सेवा कर आप स्वयं भी भर सकते हैं और कोई दूसरा भी भर सकता है, ठीक है? और उसके बाद एक और कर बताए थे, नमस्ते, कौन सा कर बताए थे? विवेक। एक आपका था उत्पादन, ठीक है? उत्पादन का अप्रत्यक्ष कर कैसे है? जैसे कंपनी का प्रोडक्शन हुआ, अब प्रोडक्शन कोई एक विशेष व्यक्ति मिलकर तो बनाया नहीं, पूरे कंपनी के सारे लोगों ने मिलकर काम किया है, तब उससे उत्पादन हुआ। और उस पर जो टैक्स लगता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। सिंपल सी बात अपना समझिए, जो डायरेक्ट लिया जाता है वह क्या होता है, प्रत्यक्ष कर, और जो इनडायरेक्ट लिया जाता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। जैसे साबुन में क्या होगा, जो टैक्स है अप्रत्यक्ष होगा, साबुन पे, हाँ ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। एक आप और लिख लीजिएगा। अगला है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां, पहली बात ये बताओ, राजस्व प्राप्ति प्राप्त समझ में आया कि नहीं? अब बजट पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि नहीं पता चले अभी राजस्व प्राप्ति के बारे में समझने तो आपके बजट का क्या मतलब है? अगला है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां लिखो। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की ये प्राप्तियां होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वह प्राप्तियां होती हैं। आज दो लड़कियां गायब हो गई क्लास करने में। 2 3 4 6 7 यहाँ जो एक लड़की बैठी थी वो भी नहीं है, पता नहीं क्या है। हाँ? सुमेधा। हाँ वो भी एक नहीं आई। वो लोग कहाँ गायब हो गए? मन नहीं किया तुमने? हाँ? जो एक लड़की आती थी और पार्टी में गई। कह रही थी आना है कि आई नहीं सर। पार्टी ज्यादा पार्टी इम्पोर्टेंट है कि नहीं? सर हम तो सर रात में गए सर, दिन में सर पढ़ने सर आ गए। जगत एक मिथ्या है। सर की कॉपी हो रही है। जगत एक मिथ्या है। अभय सिंह को देख लीजिए इसका। हाँ? अभय सिंह इस समय खूब वायरल हो रहे हैं IIT बाबा। उनका नाम अभय सिंह। हाँ? मोनालिसा वो अपने आप की वजह से फेमस हो गई। और सर एक बाबा थे जो कांटों पे लेटते थे। हाँ? एक बाबा था जो कांटों पे लेटते थे। एक बाबा चिमटा वाले हैं। एक बाबा के हाथ ऊपर किया है बहुत सालों से। वही चिमटा बजा रहे हैं। कुंभ में जाना है नहीं आपको? कोई नहीं जाना। कैसे जा रहे हैं नहीं लोग? कोई नहीं जा रहा। ऐसे सही बात है, इतनी दूर है जा नहीं पाओ, बहुत दूर है। खो जाओगे क्या मतलब? वहाँ जगह जगह माइक लगा है। अगर खो गए बस तुरंत पुलिस वाले किसी पकड़ लो, कह दो मतलब मैं खो गया। अब वो पुलिस वाले की जिम्मेदारी आपको खोया पाया गैंग में ले जाएगा,
और आप वहाँ पे अनाउंसमेंट करवा दो मतलब सर वो कि अर्चना नाम की लड़की जो है गायब हो गई है, जहाँ कहीं भी हो तो खोया पाया क्या वहाँ कितना भीड़ है, कौन किसी को याद नहीं करता। हाँ सर इतनी भीड़ है, करोड़ों करोड़ों की पब्लिक है, पता नहीं हर सेकंड पे वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है, कौन किसको याद करेगा। जो गायब रहता है उसी के परिवार वाले ध्यान देते हैं, माइक के काम लगा के बैठे हैं। हाँ, और जिसको नहीं, हम लोग भी गए थे चौथे को नहाने, कौन पता नहीं, बहुत लोगों का अनाउंसमेंट हुआ, मुझे तो किसी के व्यक्ति का नाम याद नहीं। अकेले जाओ, अकेले आओ। हमारे घर से सिर्फ बाबा चाचा घर सब यहाँ इस जन्म में तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा महाकुंभ। कोई बात नहीं, पता नहीं कब तो होता क्या है इससे? देखो होता कुछ नहीं, श्रद्धा है, संस्कृति है, ठीक है, एक विरासत है सर आप मतलब पंडित हैं तभी आपको ज्यादा लग रहा है। अच्छा आपको क्या मैं शर्मा हूँ, शर्मा किसमें आते हैं? बढ़ाई में आते हैं। अच्छा, शर्मा लोग ये पंडित यहाँ कुछ पश्चिमी हिंदी वाले शर्मा पंडित भी लिखते हैं। हमारे यहाँ भी लगाते हैं, हमारे गाँव में। हाँ सुन चलो वो सर- अब पढ़ाई करें, तब से लिखते लिखते आप लोग हो गए। मैं इसीलिए सोचा थोड़ा सा मास्टर को चेहरे से समझ में आया, रीड कर लेना चाहिए कि क्या दिक्कत आ रही है। सर पहले आप ये बताइए लास्ट क्लास है नहीं मुझे हैं? अभी तक टेंशन लेके ही बैठे हाँ सर, हैं? ठीक है। चलो ठीक है, पढ़ाई करो। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की है। ये जाते समय ट्विस्ट है, क्लाइमेक्स बात है। चलो गैर राजस्व प्राप्ति हो गया, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां देखो, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां भारत सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं, वे प्राप्तियां होती हैं जो परिसंपत्तियों के विक्रय का फल हो, अर्थात इन परिसंपत्तियों के विक्रय का फल हो, अर्थात इन प्राप्तियों से, अर्थात इन प्राप्तियों से सरकार की, अर्थात इन प्राप्तियों से सरकार की, अर्थात प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियों पर, परिसंपत्तियां, इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं या फिर जिनके कारण सरकार की देयताओं में वृद्धि होती है। पूंजीगत प्राप्तियां गैर नियमित और गैर आवर्ती, पूंजीगत प्राप्तियां गैर नियमित तथा गैर आवर्ती प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। इसमें निम्न है, देखो कौन सा, विनिवेश, सब लिख लो, अभी मैं समझाऊंगा। पहला है विनिवेश, फिर है ऋण वसूली, पहला है अब राज, अगला कौन सा था? पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, अरे मालिक क्या? सरकार की सरकार की क्या हुआ? देनदारी बढ़ जाती है। देनकारी बढ़ जाती है, इसके आगे सरकार इसके की आगे देनकारी बढ़ जाती है। क्या? पूंजीगत प्राप्तियां, गैर प्राप्तियां आगे नहीं। जिसके कारण सरकार की देनदारी हो जाती है। ऐसा कैसे बोल देंगे? सर ये छूट गया हम सबका। चलो सरकार की नीतियां, पूंजीगत है, सरकार की जिसके कारण सरकार की, यहाँ इसके आगे सर चलो अच्छा सुनो, पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वो प्राप्तियां होती हैं जो परिसंपत्तियों के विक्रय का फल हो, अर्थात इन परिसंपत्तियों से सरकार की परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं, परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं या फिर जिनके कारण सरकार की देयताओं, लायबिलिटीज में वृद्धि होती है। पूंजीगत प्राप्तियां गैर नियमित, पूंजीगत प्राप्तियां गैर नियमित तथा गैर आवर्ती प्रवृत्ति की होती है। पूंजीगत प्राप्तियां गैर नियमित तथा गैर आवर्ती प्रवृत्ति
होती है। ठीक है, अब हो गया। इसमें पहला है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्ति पहला है इसमें निवेश, विनिवेश। देखो अभी मैं बता रहा हूं निवेश और विनिवेश में अंतर क्या होता है, निवेश और विनिवेश में अंतर क्या होता है। फिर उसके बाद अगला क्या है इसमें, अगला है इसमें ऋण वसूली। लिखते जाओ, ऋण वसूली, ऋण वसूली। ठीक है, फिर है आंतरिक ब्याज उधारी, आंतरिक ब्याज उधारी। तीसरा आंतरिक ब्याज उधारी। तीसरा क्या है, विदेशी ऋण एवं सहायता, विदेशी ऋण एवं सहायता, विदेशी ऋण एवं सहायता। ठीक है, विदेशी ऋण एवं सहायता। भविष्य निधि जमा, भविष्य निधि जमा, भविष्य निधि जमा। ठीक है, अगला क्या है, पेंशन फंड जमा, पेंशन फंड जमा आदि। अच्छा एक समझ लीजिए, पहला है विनिवेश। विनिवेश का मतलब क्या होता है, सरकार किसी कंपनी में फिर से निवेश करती है, उसको पुनः खड़ा करने के लिए। क्या करने के लिए, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है बीएसएनएल। बीएसएनएल क्या है, सरकार उसमें लगातार पैसे डालती है। सरकार बीएसएनएल कंपनी डूबने के कगार पे थी, ठीक है, अभी भी डूब ही रही। बीएसएनएल के कस्टमर, इसमें कितने लोगों का बीएसएनएल कस्टमर है, बीआई मतलब बीएसएनएल। तो देखो वीआई नहीं, वो वीआई वोडाफोन का, वोडाफोन और आइडिया बीएसएनएल की बात करते हैं। जल्दी हाँ, हम कह रहे हैं इसमें किसी को बीएसएनएल नहीं होता है, बहुत से बेकार कर दिया। सुनो सर, बीएसएनएल जो है अपने अब सिस्टम पर काम नहीं किया। आज भी बीएसएनएल 3G में ही रखा हुआ है, 4G भी लॉन्च नहीं होता है। ठीक है, उसके एम्प्लॉय जो है काम नहीं करते क्योंकि सरकारी उपक्रम था। ठीक है, सरकारी कंपनी होने की वजह से उसमें लोग काम करना आलसी हो जाते हैं। सरकारी स्कूल में जान लीजिए, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम लोग काम करते हैं, हम लोगों का फीडबैक जाता है। अगर हम लोगों के फीडबैक का नेगेटिव इम्पैक्ट हो तो हम लोगों को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये होता है। इसकी वजह से टीचर जो है हमेशा, लेकिन यही अगर हम गवर्नमेंट में होते तो क्या करें, टेंशन नहीं, 60 साल की अब गारंटी, 60 साल की गारंटी है, जाओ घंटा बजा के चले जाओ। लेकिन अब विनिवेश का मतलब समझिए, विनिवेश का मतलब है कोई उसकी कंपनी डूब रही है या वो पूर्णतः खत्म होने के कगार पे है, तो वो लोगों को आकर्षित करती है, आप आए और हमारे यहाँ कंपनी में पैसा लगाएं। और सरकार खुद भी पैसा लगाती है उसमें, क्या करती है, खुद भी पैसा लगाती है। अगर लगता है कि सरकार हमसे नहीं हो पाएगा तो उस कंपनी को किसी और को हैंड ओवर कर देती है। विनिवेश का मतलब समझना है। अगर सरकार को लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, जैसे कि अभी एयर इंडिया पता है क्या है, हवाई जहाज, ठीक है, एयर इंडिया क्या हुआ, सरकार जब तक सरकार की थी बहुत घाटे में चल रही थी, बाद में उससे टाटा ने खरीद लिया। अब टाटा क्यों खरीद लिया, सरकार को बेचना क्यों पड़ा, क्योंकि सरकार उसको अच्छे से संचालित नहीं कर पाती। और इस वजह से एयर इंडिया के जो एम्प्लॉय थे 2-2 साल से उनको सैलरी तक नहीं मिल पाया था। तो इस वजह से सरकार क्या की, उसको जो है बेच दी। या तो देखो दो ही काम करती, पहले तो उसमें पैसा लगाएगी, अगर पैसा लगाने के बाद भी ऊपर से खड़ी नहीं होती तो क्या करेगा, उसको बेच देगा। निवेश में क्या होता है, निवेश में सरकार जो है लोगों को आकर्षित करती है कि आप हमारे यहाँ आइए और पैसा लगाइए। सरकार हमारे, और देखो सरकार का काम बिजनेस करना नहीं होता, किसी भी देश की सरकार का काम बिजनेस, सरकार का काम होता है इन्वायरमेंट क्रिएट करना। जैसे ये स्कूल के मालिक
स्कूल के डायरेक्टर पढ़ाने नहीं आते, ठीक, जो भी डायरेक्टर है या प्रिंसिपल को पहले प्रिंसिपल ने एक माहौल दिया यहाँ पढ़ाने के लिए, कुर्सी दिया, फैन दिया, बोर्ड दिया, ये सब माहौल दिया, ना कि प्रिंसिपल खुद पढ़ाने आता है। सेम वही कहानी सरकार की होती है। सरकार क्या करता है, माहौल देता है, लॉ एंड ऑर्डर देता है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि सुशासन व्यवस्था देता है। सुशासन व्यवस्था TCS में एक सिलेबस है और UPSC में भी है। तो सुशासन व्यवस्था देता है आपको कि जिससे आप अपने आपको वहाँ बिजनेस खड़ा करना है, और ये सब व्यवस्था होने की वजह से आपके यहाँ निवेश आकर्षित होते हैं। निवेश विनिवेश में अंतर समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो ज़्यादा तो नहीं समझा? सर निवेश एक बार फिर से बताओ। नहीं वाह, देखो, निवेश का मतलब ये होता है कि आप बाहरी लोगों को अपने यहाँ आकर्षित करें, निवेश करें। जैसे अब एक एग्जांपल और बता रहा हूँ, मान लो एक आपको एक एग्जांपल बताते हैं निवेश का मतलब। जैसे आज रात में आप पनीर बनाने वाले हैं, ठीक, और पनीर बनाने वाले हैं और दोस्तों से कहे पैसा लगाओ और अच्छा पनीर बनाएंगे, नहीं तो क्या होगा, मटन नहीं डालेंगे, ठीक, उसके बाद गरम मसाला नहीं डालेंगे, ऐसे ही बना देंगे नॉर्मल तरीके से, पैसा लगाओगे और अच्छा पनीर बनाएंगे, ठीक। और लोगों को आप क्या कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो, किस तरीके से, बढ़िया बन जाएगी, लालच देके कि पनीर हम बहुत अच्छा बनाएंगे, लेकिन जब तुम लोग ये चीज मेरे पार्टिसिपेट करोगे, पैसा दोगे। अब समझ में आया नहीं? पनीर वाले कंसेप्ट समझ में आया? दोनों ही मतलब डिपेंड करेगा। ऋण वसूली सरकार क्या करती है, देखो ऋण वसूली में सरकार की समस्या है। ऋण वसूली में क्या होता है, सरकार जो है पैसा जो देता है फिर उसको वसूलता है। कभी कभी सरकार के पैसे डूब भी जाते हैं और इस वजह से सरकार को पैसा नहीं मिल पाता, और सरकार नहीं कह सकते हैं बैंक को पैसा नहीं मिल पाता। ये समस्या है, बात समझे कि नहीं? आंतरिक ब्याज उधारी जो सरकार अपने खर्चे के लिए इंटरनल मामले के लिए ब्याज देती है, उसकी उधारी पर भी उसको पैसा देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। जो खर्चे के लिए पैसा लेती है उस पर उसको ब्याज देना पड़ता है। विदेशी ऋण एवं सहायता मैंने पहले ही बताया, जब उसके पास पैसे की कमी होगी तो क्या करेगा, विदेशों से पैसा लेगा, ठीक है, विदेशों से पैसा लेगा। और उसके बाद भविष्य निधि जमा, जैसे कि जैसे आप ही लोग, ठीक है, आप लोग जब कमाने लगोगे तो अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे जमा करोगे, ठीक है, पैसे जमा करोगे, इन फ्यूचर मान लो कोई समस्या हो जाए तो उन समस्याओं से निपटने के लिए भविष्य के लिए व्यक्ति जो है क्या करता है, पैसा जमा करता है, और उसी को कहते हैं भविष्य निधि जमा। और सर एग्जांपल जैसे मम्मी पापा जमा करते हैं बेटियों की शादी के लिए, बेटी पेंशन जमा फंड, पेंशन जमा फंड जैसे आपके पिताजी रिटायर हो गए तो उनको पेंशन मिलता है, ठीक। तो ये सब क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां, बात समझ में आएगी, पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। ठीक, अब एक और समझिए, योजनागत क्या बात है, फोटो मतलब बुलाना, फोटो खींच ले सेंड कर देना। बुला नहीं सर, उनके साथ पेपर चालू हो गए सर, लेकिन समझ लो 2:30 बज गए, पेपर चालू हो गया। देख लो अगर हो जाए तो। गृह विज्ञान का होम साइंस, गृह विज्ञान का लड़कियों का होगा, हाँ लड़कियां। चलो देखो, योजनागत है क्या होता है, योजनागत क्या होता है, किसी चीज का पहले से आपने योजना बना रखा हो, ठीक है, योजना बना रखा हो और उसके जो व्यय करते हैं वो होता है योजनागत। जैसे आपको एग्जांपल दो, जैसे मान लो आप जो है घर बनाने के लिए पहले से प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, घर बनाने के लिए पहले से प्लानिंग कर रहे हो कि आपको घर बनाना है, और आप उसमें सोच लियो कि मुझे कितना पैसा खर्च करना है, फर्नीचर पे इतना करना है, छत लगाने पे इतना, टाइल्स पे इतना, गेट पे इतना, ये होता है योजना करना। हमने पहले से पूरी प्लानिंग कर लिया, योजना बना लिया, उस पर जो खर्च करते हैं क्या हुआ सर, पहले से 30-40 बच्चे आते थे, 30-40 बच्चे से आते थे पहले, 30-40 बच्चे और क्या सर हो गए, पहले से आते थे, देखो अच्छा। थोड़ा स्टॉप हो जाता था। अब देखो अब धीरे कम हो गए, इतने रह गए, अब इतने रह गए। मेरे में भी कम हो गए, इससे कम, सबसे कम मेरे ही क्लास में। जी सर, नहीं सर मैथ मैथ में भी इतने रहते थे। शुरुआत में पहले मैथ की और पॉलिटी की रीजनिंग की क्लास ली, तब बच्चे आते थे 30 बच्चे। अच्छा,
उसके बाद जियोग्राफी मेरे में क्लास में संख्या बढ़ा है कि वही नहीं बढ़िया ठीक है सर। इससे पहले वाले में भी ऐसी थी जैसे संख्या जो वो नहीं बढ़ी अरे है, हिस्ट्री की क्लास में सर इससे कम रहती थी सर। हाँ। हिस्ट्री की क्लास से कम रहती थी। इससे कम रहती है। हाँ, सही कहा। अच्छा, हमारे में तो बढ़ी है। हाँ। और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट अगर आप लोग समझ लें तो समझिए अपने आप में महारत हासिल किए हो, सच बता रहा है। इकोनॉमिक्स समझना बहुत टेढ़ी चीज है और थोड़ा बहुत योगदान मेरा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत योगदान है बिल्कुल ऐसा। कि मैंने जो प्रयास किया आपको चीज़ों को आसान तरीके से समझाने का। तो क्या होता है योजनागत व्यय, ठीक है। योजनागत व्यय जैसे कि मैंने अभी रिसेंट में बताया कि जो आप घर बनाने, तो योजनागत व्यय में देखो क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, सड़क, परिवहन, बिजली, इन सब पे जो खर्च करते हो वो योजनागत व्यय होता है। शिक्षा पे जब खर्च करते हो तो पहले से योजना बनी रहती है कि हमें शिक्षा पे कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, फिर उसके बाद पेयजल, क्या है, पेयजल, आवास, ठीक है, पेयजल, आवास, इन सब चीजों पे जो खर्च करते हो उसे वो कहते हैं योजनागत व्यय, ठीक है, योजनागत व्यय, ठीक। गैर योजनागत व्यय क्या होता है, गैर योजनागत व्यय जो योजना में हम खर्च करते हैं। गैर योजनागत व्यय। अब इसका और एग्जाम्पल तो थोड़ा सा सही नहीं देते हैं। मान लो कोई रास्ते में जा रहा है, ठीक है, भगवान ने करे एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल, योजना गैर योजना में ऐसे समझ घर से मान लो आपके घर में, ठीक है, महीने का खर्च 5,000 रुपए या आपके 4 परिवार 5,000 रुपए में महीने भर आराम से अय्यासी के साथ रह सकते हैं, ठीक। और दुर्भाग्य से आपके घर 2 लोग आके टपक गए, 2 लोग आके टपक गए, अब आपका बैलेंस सब अनबैलेंस हो गया है। अब ये 5,000 रुपए डिस्टर्ब हो गए। अब क्या करोगे, पहले से आपने प्लानिंग किया था कि आपको 5,000 में महीने का सब्जी पे इतना खर्च करना, ये इतना खर्च करना, और 2 लोग तो वहाँ से आउट कर देते। अब क्या हुआ है, पहले से तो आपने इनके ऊपर योजना बनाया नहीं कि कैसे खर्च करेंगे, अब समस्या क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, किसी न किसी से इधर उधर से मैनेज करना पड़ेगा, और ये होता है गैर योजना। समझ में आया, एकदम क्लियर हो गया है ना। इसको लिख लो, गैर योजनागत व्यय में लिखो ब्याज अदायगी। देखो जो समझाते हैं वो सरल शब्दों में समझाते हैं, लेकिन एग्जाम में जो आएगा वो लिख पाते हैं। ये एग्जाम में पूछेगा कि योजनागत व्यय में कौन शामिल है, गैर योजनागत व्यय। तो देखो ब्याज अदायगी, सब्सिडी, ब्याज अदायगी, सब्सिडी, रक्षा व्यय, पिछली पंचवर्षीय योजना में पूरी की गई योजनाएं, वेतन, पेंशन आदि, पेंशन आदि। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च की गई राशि, ठीक। एक है, अब अगला है पूंजीगत है, ठीक, पूंजीगत। पहले देखिएगा राजस्व, पढ़ते हो नहीं आप, राजस्व बजट में आता है हमेशा राजस्व व्यय क्या होता है, और पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत 2 होता है, एक राजस्व व्यय, एक होता है पूंजीगत व्यय। इसके एग्जांपल देखो तो अभी समझा दो। लिखो राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय से, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा
अच्छा, ये दोनों लड़के लड़कियां दोनों गायब हैं जो आते थे, ये दोनों गायब है साथ में, हैं? वो लोग तो यही पूरनपुर रहते हैं। अच्छा, वो दोनों एक ही गांव के हैं क्या? एक ही का मतलब वो है। अच्छा, ऐसे ही याद रखने के पास है। नहीं सर, ऐसा पढ़ाई किसी के लिए दोबारा सर। राजस्व व्यय से अंतराल सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है, जिसके फलस्वरूप न तो संपत्तियों का निर्माण हो और न ही देयताओं में कमी आए। और दो ही लोग आए होंगे, आप बुलाओ लोगों को साइन करवाओ। सर वो सब काम कर रहे हैं। काम पे लगे। वो तो साइन करके जाए और क्या फोटो खिंचवा। कैसा पेन? जा फोटो खींच। और भी लोग हैं क्या? बैठ जा, और भी है, बुला लो। पकड़ो पेन से। अनुमानित व्यय से जिसके फलस्वरूप न तो संपत्तियों का निर्माण होता है, न ही देयताओं में कमी आए। राजस्व व्यय आवर्ती प्रकार के होते हैं। राजस्व व्यय आवर्ती प्रकार के होते हैं। सब लोग आए। राजस्व व्यय आवर्ती प्रकार के होते हैं जो साल दर साल होते हैं। जैसे ब्याज अदाई, सब्सिडी राज्यों को अनुदान, सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धा पेंशन, राज्यों का अनुदान, सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति आदि। अब बताओ, ये जो है राजस्व व्यय में वृद्धा पेंशन, एक छात्रवृत्ति, सब्सिडी, ये बताओ क्या सरकार को इनसे कोई पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ठीक है। इसको सिर्फ दे है, पैसा कोई नहीं मिल रहा, इससे कोई पैसा क्रिएट नहीं हो। लेकिन पूंजीगत व्यय में पैसा आता है, ठीक है, पूंजीगत व्यय में, और यह इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाता है। किस पे खर्च किया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लिखो जरा पूंजीगत व्यय, इसका एग्जांपल लिखो। पूंजीगत व्यय में लिखो निवेश ऋण भुगतान, पूंजीगत व्यय में निवेश ऋण भुगतान, भूमि, भवन, मशीनों, उपकरणों, पर व्यय आदि राजस्व व्यय कहलाते हैं। उपकरणों पर व्यय आदि राजस्व पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। देखो, इसमें व्यय करने से अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण, अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण होता है। जैसे आप बताओ, सड़क पे खर्च करो, सड़क मशीन, ठीक है, और क्या था? सड़क मशीन, इन सब चीजों पे अगर खर्च करोगे आप, तो आने वाले भविष्य में आपको पैसा देते नहीं। सड़क पे अगर आप खर्च किए, क्या हुआ? सड़क पर अगर खर्च किए कौन जाएगा? 250, 1.5 घंटे का होगा कि नहीं? अभी नहीं, 5 मिनट है सर। सड़क पर खर्च किए तो क्या होगा? आने वाली पीढ़ी पैसा देगी। इससे जो है आपको पैसे मिलेंगे, ठीक।
नेक्स्ट लिखिएगा, हो गया, ये हो गया। एक और लिखिएगा, देखो प्रतिगामी कर, प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। और इसमें होता क्या है समझो, इसमें समझ लो प्रतिगामी कर, ये एक तरीके से कह सकते हैं बड़ा उल्टा सिस्टम। इसमें व्यक्ति की आय जैसे जैसे बढ़ती है टैक्स का दायरा कम होता जाता है, ठीक है। जब आपका इनकम कम है तो 10%, अगर एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा टैक्स का दायरा कम होता जाएगा, और कम होने से भी सरकार को फायदा होगा। बताएं, आप मान लो आपका इनकम 8 लाख 5 लाख रुपए है, वो लड़का नहीं आया, मैंने मल्टीप्लाई करके बताता, 8 लाख रुपए 5 लाख रुपए है, और आपको 10% टैक्स देना है। जल्दी बताओ कितना होगा? कितना है? 5 लाख सर? हाँ 50,000 सर? 50,000 आपको टैक्स देना। अगर आपका इनकम 50 लाख रुपए, ठीक, 50 लाख रुपए, और इस पर सिर्फ 15% टैक्स देना, ठीक है, 45 या 5 ही मान लो, 5% टैक्स देना, एग्जाम्पल 5%, कितना होगा? कितने का सर? 5 लाख का? 50 लाख का 5%। कौन 25,000 25,000 25,000 जी सर 50 लाख जी। कुछ कम कर, 15 कर, मतलब इससे ज्यादा है, हाँ ठीक। तो कहने मतलब समझो, ठीक है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, कहने मतलब ये, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है टैक्स कम होता है, और जब आपका इनकम कम रहता है तो टैक्स ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें लिख दो ये बात, टैक्स प्रतिगरी। यदि कर की दर आय में वृद्धि के साथ, यदि कर की दर आय में वृद्धि के साथ घटती जाती, यदि कर की दर आय में वृद्धि के साथ क्रमशः घटती जाए तो उसे प्रतिगामी कर कहते हैं, प्रतिगामी कर कहते हैं। बात समझ में आई? अगर आपका इनकम बढ़ गया तो क्या होगा? टैक्स कम होगा, ठीक। प्रतिगामी कर के बारे में समझ में आ गया नहीं? एग्जाम में आएगा कर लोगे। अब एक लिखो अनुपातिक कर, कैसे? अनुपातिक कर, अनुपात। देखो इसमें समझो क्या होगा, देखो यदि कर की दर आय में, यदि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ भी, यदि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ भी परिवर्तन न हो, एक यदि ऐसे लिखना, यदि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ भी परिवर्तित न हो, परिवर्तन के साथ भी परिवर्तित ना हो, यानी विभिन्न आय वर्गों के, यानी विभिन्न आय वर्गों के करदाताओं के लिए कर की दर एक समान हो, एक समान हो, ऐसी कर प्रणाली को अनुपातिक कर कहते हैं। यानी विभिन्न परिवर्तित न हो, परिवर्तित ना हो, ऐसी, यानी विभिन्न आय वर्गों के करदाताओं के लिए कर की दर एक समान हो, तो ऐसी कर प्रणाली को अनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। ऐसी कर प्रणाली को अनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं, ठीक। अब इसमें समझो, जैसे एग्जाम्पल समझो, इसमें जितना टैक्स आप दे रहे हो किसी वस्तु के लिए उतना ही टैक्स मुकेश अंबानी भी दे रहे हो, तो उसमें फर्क है। जिसका इनकम ज्यादा हो उसको टैक्स ज्यादा देना चाहिए,
जैसे एग्जाम्पल, वैसे मुकेश अंबानी को जूता पहनते हैं, वो बहुत अमीर आदमी है, लेकिन एग्जाम्पल है, मान लो मुकेश अंबानी प्यूमा का जूता पहनते हैं, ठीक, और प्यूमा का जूता आप भी पहनते हो, मान लो मेरा प्यूमा तो प्यूमा का जूता महंगा आता है, एडिडास प्यूमा का शूज जो है बहुत महंगा आता है। मान लो इस शूज का दाम 6,000 रुपये, ठीक, और इस शूज का दाम 6,000 रुपये मेरे लिए भी है, और इस शूज का दाम 6,000 रुपये मुकेश अंबानी के लिए। कहने का अर्थ ये है कि इस शूज पे जितना टैक्स मैं दे रहा हूँ उतना ही टैक्स कितना कौन दे रहे हैं, मुकेश अंबानी। लेकिन होना क्या चाहिए, इस पे मुझे टैक्स कम देना पड़े और उनको टैक्स ज्यादा देना पड़े। बात समझ में? चलिए अगला एक और समझ। सर इसमें तो ये कहना था कि मतलब आय बढ़ती है तो कर कम हो जाता है, प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर तो पहला था, ये हम प्रतिगामी कर थोड़ी बताए, अनुपातिक कर बताए। वो तो सही है, पर इसमें ऐसा क्यों कह रहा है कि मतलब आय बढ़ेगी कर घटेगा, बढ़ेगा कहाँ हम लोग, घटेगा भाई कर। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा कर घटता जाएगा, ठीक है। ऐसे फास्ट मत कर देना, नहीं तो वही होगा कि कौन मास्टर पढ़ा के गया था और मेरे जो है नाम मिलेंगे और क्या नहीं हो सकता है। ठीक, अब समझो टैक्स क्या होता है। टैक्स देखो, टैक्स क्या होता है, व्यक्ति का जो इनकम होता है। टैक्स सिंपल सी बात है, टैक्स भारत सरकार इसलिए लेता है क्योंकि वह जो है आपकी बेसिक चीजों को पूरा करने के लिए, जैसे अस्पताल में आप जाते हो दवा करने के लिए तो टैक्स के पैसे से दिया जाता है। ये जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं वह आपके टैक्स से पैसा दिया जाता है। सड़क जो बनता है ये आपके टैक्स से बनता है, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, जो पानी पाते हो, जो बिजली पाते हो, ये सारे के सारे चीज आपके टैक्स के ही माध्यम से चलता है, ठीक है। इसलिए टैक्स देना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग टैक्स के अगेंस्ट रहते हैं, कहते हैं हमें इसका लाभ नहीं मिलता फिर भी हम टैक्स देना। और सर को मतलब जो अनाज देते हैं वो भी उसी का होगा, अनाज देते हैं जो गरीबों को। हाँ, वो नहीं, वो दूसरा सिस्टम है। अब एक आता है व्यक्तिगत आयकर। व्यक्तिगत आयकर वही बात है, समझ लो इस बात को, लिखना नहीं। व्यक्तिगत आयकर की बात है कि व्यक्ति स्वयं जैसे उसका टैक्स देगा। स्वयं मतलब आप अगर आपका 1 लाख रुपए इनकम है तो आप 1 लाख रुपए की इनकम पर अपने स्वयं टैक्स देंगे, ना कि आपका भाई टैक्स देगा, ठीक है। क्योंकि इनकम किसका हो रहा है, आपका हो रहा है। 1 लाख रुपए कौन पा रहा है, व्यक्तिगत आय किसकी है, आपकी, ना कि आपके भाई की। तो व्यक्तिगत आय पे जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय बात समझ में आएगी? लिखना चाहोगे तो बाद में याद रहेगा, याद रहेगा ना। व्यक्तिगत आय मतलब सिंपल सी बात है, जो आपका पर्सनल इनकम है, ठीक है। अगर आप उस इनकम से जो टैक्स लगता है उसको आयकर बोलते हैं, ठीक है। निगम कर, जैसा कि जानते हो निगम कर, और भारत में इस समय सबसे ज्यादा, ये देखो जान लो, सबसे ज्यादा जो है टैक्स भारत सरकार को निगम जीएसटी से मिलता है। किससे मिलता है, जीएसटी नहीं, उधार उगाने से। किससे, भारत जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो उधार दिया है उससे जो प्राप्त होता है उससे टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है, ठीक है। ये बजट में दिया रहता है। उसके बाद जीएसटी, फिर उसके बाद निगम कर, फिर क्या है जीएसटी, फिर निगम कर। और सबसे पहले भारत में निगम कर से सबसे ज्यादा टैक्स आता था। किससे आता था, निगम कर से टैक्स आता था, ठीक। और एक बात और, भारत इस समय सबसे ज्यादा खाद्य सब्सिडी पे जो है पैसे खर्च कर रहा है। अगर पूछा जाए कि भारत अपने बजट का सबसे एक भारी मात्रा में किस चीज पर खर्च कर रहा है, तो किस पे कर रहा है, खाद्य सब्सिडी पर, विभिन्न सब्सिडियों पर खर्च कर रहा है। किस पे कर रहा है, विभिन्न सब्सिडियों पर, जिसमें खाद्य सब्सिडी शामिल है, उर्वरक शामिल है और पेट्रोलियम शामिल है, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? संपत्ति कर, संपत्ति कर क्या होता है, जो संपत्ति पर कर लगाया जाता है। जैसे आपके पास एक खूब बड़ी सी बिल्डिंग है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। जो टैक्स, या फिर आपके पास बहुत भारी मात्रा में खेत है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है संपत्ति कर। मतलब आपके पास जो संपत्ति है उस पर जो कर लगाया जाता है उसको बोलते हैं संपत्ति कर, ठीक। और एक होता है उपहार कर। उपहार कर, उपहार कर मतलब गिफ्ट। आपको किसी ने गिफ्ट दिया, ठीक है,
गिफ्ट दिया और उस पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं उपहार। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको कोई डायमंड का रिंग, डायमंड का हार दीजिए, डायमंड का हार दीजिए, क्यों नहीं, डायमंड का हार तो बनवा लेना पड़ेगा, मैं नहीं पाऊँ, डायमंड का हार दीजिए। ठीक है, एक हमारे मित्र हैं वो डायमंड का वो ब्रेसलेट, रिंग तो कह सकते हैं। हाँ, उनके पास जो है डायमंड की बहुत सारी चीजें, डायमंड का रिंग है, जॉब में है और बहुत सारी चीजें हैं। शौकीन है सर। सर मेरे पड़ोस में भाभी है, उनको भी दिया गया था डायमंड का रिंग। हाँ, तो उनके बाद में बहुत हमें लगता है कम से कम 1 लाख तक का था। कम से कम 30-40 लाख का सिर्फ और सिर्फ वो डायमंड है, नाम नहीं लूँगा, नाम भी ले लो। तो उनके पास जो है ब्रेसलेट अच्छा है, फिर डायमंड रिंग है, डायमंड ईयर रिंग है, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। डायमंड कमासू इंसान है, पैसा कमाते हैं, तो जिसके पास पैसा रहेगा वो खरीदेगा। अभी रिसेंट में जो है वो जो है एप्पल का एप्पल 16 फोन है, एप्पल 16, तो वो इस समय मार्केट में 1,73,000 के फोन है एप्पल का। तो जिसके पास पैसा रहेगा वो कुछ करेगा। क्या हुआ? सपने में भी नहीं देखा। अरे नहीं, क्यों नहीं, हाँ ऑनलाइन देखने के ऊपर। ठीक, मीशो पे देखा। तो उसमें जो टैक्स लगता है वो पहाड़ पर होता है। ठीक है, अगला एक और आप हमको टैक्स बता दें, क्योंकि वो टैक्स आप पहली बार जाना। एक होता है उत्पाद शुल्क, एक्सरसाइज ड्यूटी। उत्पाद शुल्क जानते हो नहीं, क्या होता है? एक्सरसाइज ड्यूटी, जो उत्पाद आप उगाते हो उस पर जो टैक्स लगता है उसको क्या करते हैं? एक्साइज ड्यूटी करते हैं। ठीक है, एक होता है कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। ये सब लिखवाने की बात नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ उसमें क्या लिखा। एक्साइज ड्यूटी में क्या हो गया, मतलब उत्पाद शुल्क में क्या हो गया कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो उस पर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद शुल्क बोलते हैं या एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। एक होता है, अभी कौन सा होता है? हाँ, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। जैसे आप किसी बाहरी जगह से, मान लो अमेरिका से खूब सारा ज्वेलरी लेके आए, तो उसके लिए आपको यहाँ भारत की एयरपोर्ट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कस्टम ड्यूटी के वहाँ पे लगे रहते हैं। कस्टम में खूब कमाई होती है। किसी और सीमा से लाना, किसी दूसरे सीमा से अपने सीमा में लाना, जो एक्सरसाइज ड्यूटी लगता है, कस्टम ड्यूटी लगता है, शुल्क, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीमा शुल्क। समझ में आई नहीं बात? सर जब राज्य में से पड़ता है सर, हाँ? राज्य में पड़ता है कर, क्या राज्य कर होता है सर। राज्य? सर आपको दूसरे राज्य में जाना है कुछ सामान लेके तो आपको कर पड़ देना। हाँ, राज्य कर भी लगता है, हाँ, दूसरे सही है, राज्य कर भी लगता है। राज्यों का अपना अलग कर होता है। ठीक है, राज्य जो है वैट, पहले जो है राज्य जो है वैट वसूलता था। वैट जानते हो? वैल्यू एडेड टैक्स उसको बोलते थे, वैट। और सबसे पहले वैट लागू हुआ था हरियाणा में। सबसे पहले वैट लागू करने वाला राज्य था हरियाणा, जो अब बंद हो गया क्योंकि जीएसटी पूरे भारत में लागू है। अब पूरे भारत में टैक्स की एक ही सिस्टम है, एक ही प्रणाली है, सिर्फ जीएसटी। और जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया था जीएसटी को। ठीक, एक होता है वैट, जैसा कि मैंने बता दिया, वैट लागू लिख लो इसमें, थोड़ा सा वैट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। मूल्य वर्धित कर, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, VAT, वैल्यू एडेड कर, मूल्य आधारित कर, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, मूल्य वर्धित टैक्स हिंदी में लिख लो। सर्वप्रथम 1 अप्रैल 2003 इसको काट के लिखो, 1 अप्रैल, इसको काट के लिखो, 1 अप्रैल 2003 से वैट लागू करने की सहमति बनी। वैट लागू करने की सहमति बनी। भारत में सर्वप्रथम
वैट लागू करने वाला राज्य भारत में सर्वप्रथम वैट लागू करने वाला राज्य हरियाणा हरियाणा हरियाणा, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश में वैट 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया। जबकि उत्तर प्रदेश में वैट 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया, ठीक। अब अगला लिख लीजिए, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। हमारे में लिखा है माल एवं सेवा कर, बात एक ही है सर, लेकिन लिखा उसमें कुछ और है। माल एवं सेवा कर, क्या कहते हैं? माल एवं सेवा कर, माल वस्तु एवं सेवा कर सर। हाँ। उसमें से किताब लिखा था माल एवं सेवा कर, वस्तु को। वही मान कह दिया। हाँ। अरे बस तुम्हारे क्या बात है? हाँ सर, अलग अलग सा लिख के दे दिया, आप मूड खराब हो गया सर उसमें मेरा। कहाँ लिखी? सर क्लास सर इंटर में लिखा था सर। अरे कुछ नहीं, क्या सब बोला हम समझ नहीं बस ये अपने कहानी ये कुछ अलग बता रहे थे कॉन्सेप्ट। देखो वस्तु एवं सेवा जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। गया। ये जुलाई 2017 से लागू ठीक है, ठीक है। ठीक, जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। अब भारत में अब कर का सिस्टम एक हो गया, राज्य और केंद्र का एक ही कर पड़ा है। लेकिन हाँ, राज्य के कर को क्या बोलते हैं? एसजीएसटी, और केंद्र के कर को बोलते हैं CGST। ठीक, समझ आया? जी। एक और जान लीजिए, कर वंचना क्या होता है? कर वंचना वंचना देखो, कर वंचना क्या है? कर वंचना वह होता है जब आप किसी संपत्ति, मान लीजिए कोई आपने किसी चीज को उधार ले रखा है या फिर कोई संपत्ति है और आप सक्षम कर देने के लिए, फिर भी आप कर नहीं दे रहे हैं। जैसे आपके पास संपत्ति है और उस संपत्ति पे कर लगाया गया और आप कर देने के लिए सक्षम भी, फिर भी आप कर नहीं दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं कर वंचना। ठीक है, आप देने में सक्षम हैं फिर भी आप कर को नहीं दे रहे हैं, ठीक। देने में वंचित हो रहे हैं। हाँ, कर वंचना। जीएसटी के बदले कुछ कर। एक और देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये बहुत पिछली साल बहुत ही ज्यादा ये हाईलाइट था, इसको लिखवा देते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी लिखो इसको, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी लिखो। सर आप लिख दीजिएगा। देखो एक पहले समझ लो, एंटी डंपिंग, एंटी एमटी डंपिंग ड्यूटी का डंपिंग। हाँ डंपिंग एंटी बीटी बीए एंटी डंपिंग ड्यूटी। देखो समझ लो पहले क्या होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी का होता है, जैसे समझिए इस ये अभी रिसेंट में अमेरिका ने ऐसा किया था। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई प्रोडक्ट पैदा हो रहा है और उस पर लागत कम खर्च आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई आप किसी चीज को लेते, कोई कपड़ा लेते, सर ने आपने बताया था गन्ने के बारे में, उसने एक बार आपने हाँ? गन्ने के बारे में बताया था कि कम प्रोडक्ट में पैदा वो होता है। नहीं, वो यहाँ जी। मान लो आपने
यहाँ पे कोई, हाँ चलो ले लेते हैं एग्जाम्पल, कोई 4 व्हीलर ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एक 4 व्हीलर बना, टाटा कंपनी ने बनाया और उस पर खर्च कम आया। सेम वही 4 व्हीलर अमेरिका कंपनी ने बनाया, उस पर खर्च 20 लाख रुपए आया और आपका खर्च जो है 10 लाख रुपए आया। आपका वो 4 व्हीलर अमेरिका की मार्केट में सस्ता बिकेगा, ठीक है। अमेरिका की मार्केट में सस्ता इसलिए बिकेगा क्योंकि आप जो है आपका कास्ट कम आएगा। क्या आएगा? कास्ट कम आएगा। आप अपने 4 व्हीलर को जब मार्केट, अमेरिका के मार्केट में भेजोगे, समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। आप अपने 4 व्हीलर को जब अमेरिका के, आपका 4 व्हीलर है कार, इस पे आपका 10 लाख खर्च आएगा, ठीक, 10 लाख। और वहीं अमेरिका यही कार सेम इसी कंपनी को बनाया, इसी कार को बनाया अमेरिका में और उस पर 40 लाख रुपए खर्च आया, 40 लाख रुपए। और अमेरिका जाने के बाद आपका मैक्सिमम बढ़ के टोटल खर्च हो गया 15 लाख रुपए। तब भी आप इससे 25 लाख रुपए पा देंगे। अब क्या करेंगे? आप उसके मार्केट में उतारे। अब आपकी कार की वजह से उसका कार तो मार्केट से बाहर हो जाए। जी सर, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका कार सस्ता है, लोग सस्ते चीज को लेना चाहेंगे। अगर एक ही कंपनी सेम प्रोडक्ट है और सेम उसका फीचर है तो आप महंगा पैसा क्यों देंगे? जैसे अगर मान लो एप्पल का फोन छोड़ो, जैसे आज मार्केट में क्या है, सैमसंग है, ठीक। सैमसंग का ही फोन अगर एप्पल ही बना रहा है, एप्पल और सैमसंग को दोनों कंपैरिजन करते हैं। अगर एप्पल का फोन वही फीचर दे रहा है, सैमसंग का भी फोन वही फीचर दे रहा है, ठीक है। सैमसंग का फोन जो है फीचर दे रहा है आपको 20, मान लो 1 लाख रुपए में, और वही फीचर जो है एप्पल दे रहा है 1,30,000। सेम कंडीशन है, तो आप एप्पल का फोन क्यों लोगे? आप जो है ले लोगे सैमसंग जब आपका पैसा बच रहा है। तो इससे क्या है, अमेरिका में जब आपने अपना प्रोडक्ट भेजा तो आपके खर्च कम आए, आपका मार्केट में जो है रुतबा आ जाएगा, आपका पूरा प्रोडक्ट बिकने लगेगा। और बेचारा इसका अमेरिका में जो प्रोडक्ट बनाए ये तो बेकार है, ये तो बाहर चला जाएगा। अब अमेरिका क्या करता है? अमेरिका नहीं, इवन कोई देश अपने प्रोडक्ट को संरक्षण देने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। समझ में आई नहीं? एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब क्या करेगा? आपके प्रोडक्ट पे उसने टैक्स लगा दिया, आपके प्रोडक्ट पर टैक्स लगा दिया अलग से एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया, इस पे लगा दिया सीधे 15%। अब आपका जो है सीधे जो है 50 लाख का हो गया या 45 लाख का हो गया, 45 लाख का। अब वहां जाने के बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद आपका टोटल खर्चा आ गया 45 लाख रुपए, और जब 40 लाख और उसका जो है 40 लाख। अब आपका कहाँ कोई दिक्कत? अब तो स्वाभाविक सी बात है उसी का एंटी डंपिंग ड्यूटी समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसी को लिख दो। कितना दिमाग है लोगों के पास। क्या कह रहे सर कितना लिखवाते हो आप? कह रहे कितना लिखवाते हैं आप? हम लिखवाते हैं, कितना दिमाग है तो कितना दिमाग है। हम इतना आसान शब्दों में बताते हैं ना। अभी लिखो, अभी देखो दिल्ली कैसा है तब समझ में आएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी वह शुल्क होता है जो, एंटी डंपिंग ड्यूटी वह शुल्क होता है जो, एंटी डंपिंग ड्यूटी वह शुल्क होता है जो कि आयात, जो कि आयातक देश निर्यातक देश पर, आयातक देश निर्यातक देश पर, निर्यातक देश द्वारा निर्यातक देश द्वारा अत्यधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। अत्यधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? अब इसको पढ़ो, समझ में आएगा यहाँ से? हाँ, एक कार वाला एग्जाम देखो, आप लोगों को एक काम करना चाहिए, जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना उसी को वहीं कहीं साइड ट्रेक में लिख लेना चाहिए। ये तो लिख नहीं पाते हैं। वो लिख नहीं पाते तो वहाँ लिखो, ये भी बात सही, ठीक। तो कभी ना चलो एक और लिखो, ठीक है। और इसको बंद नहीं करते हैं? क्या कर दो? चलो वित्त आयोग,
वित्त आयोग। वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग में कुछ ये पूछा हुआ है कि इसमें क्वेश्चन। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा, इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं ब्रैकेट में, जिनमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इनमें कुल 5 सदस्य होते हैं, जिनमें ब्रैकेट में लिखिएगा एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक, इसका कार्य केंद्र और राज्य के बीच धनों के आवंटन, केंद्र और राज्य के बीच धनों के आवंटन का सुझाव देना या सलाह देना। यह एक सलाहकारी, इसे एक सलाहकारी संस्था भी कहा जाता है, सलाहकारी संस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसका सलाह, सुन लीजिए, क्योंकि इसका लिख लो, क्योंकि इसका सलाह बात केंद्र के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इसका सलाह केंद्र के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। ठीक, और रिसेंट में कौन से वित्त आयोग का गठन किया गया है? 8वें, अभी जल्दी बात 8वें। जी सर, हमें भी जल्दी मिल रहा है। वित्त आयोग, हाँ इससे पेपर में आया था 26 से लागू हो जाएगा सर, 2026 से। हो गया सर, 50 हो गया सर। 8वें वित्त आयोग का 16वां वित्त आयोग, हाँ सर, आप सही कहा आपने, यही है शायद। 8वां वित्त आयोग कहाँ पर है? गूगल करो। गूगल करिए। अभी देख रहे हैं। 15वां वित्त आयोग एनकेसी थे, 16वां वित्त आयोग होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है एनकेसी, वो 16वां वित्त आयोग है। क्या 15वां? वो रिसेंट में अभी किया गया 16वां। लिख लो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनकेसी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनकेसी हैं, जिनका कार्यकाल 2021 से 26। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर ऑप्शन बताइए। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, लिख लो। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनकेसी। एक और लिख लो बस। देखो मैं चाहता हूँ छोड़ूंगा, इनका कार्यकाल आपने बताया था, कार्यकाल कितना? मन लग रहा है लास्ट में। सर सर सच में बता, सच बताइए। क्या तभी सर नहीं छोड़ 2 घंटे साढ़े 4 पेज, क्या 4 पेज। बंद कर दो।